हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य एडवेंचर्स। आज के वीडियो में हम decompetition.io से कुछ चैलेंजेस सॉल्व करेंगे। तो decompetition.io क्या है? तो ये एक वॉर गेमिंग साइट है जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग के चैलेंजेस है, पर ये बाकी रिवर्स इंजीनियरिंग जो CTF साइट्स है उससे बहुत अलग है। क्योंकि बाकी जो CTF साइट्स होती है उसमें क्या होता है कि हमें एक बाइनरी दी होती है, उसको रिवर्स करो और उसकी की या जो फ्लैग जो भी है वो ढूंढ के निकालो। पर ये साइट में ऐसा है कि हमें एक बाइनरी दे दी जाती है जो कि C++, गो, रस्ट या स्विफ्ट में लिखी हो, और उसको कंपाइल किया जाता है और वो बाइनरी हमें मिलती है। तो हमारा टास्क इसमें फ्लैग फाइंड आउट करना नहीं होता है, इसमें हमारा टास्क ऐसा होता है कि वो बाइनरी का क्या सोर्स कोड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कि अगर मैं जो भी सोर्स कोड दूंगा उसको कंपाइल करने के बाद डिसअसेंबली सेम टू सेम आना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, C++, गो, निम लैंग्वेज पे भी है। और मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बेबी CPP जो कि एक C++ लैंग्वेज का टास्क है वो करूँगा। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है कि राइट साइड में हमें ये डिसअसेंबली दिख रही है, यहाँ पे फंक्शंस, इसमें एक ही फंक्शन है मेन, और लेफ्ट में हमें इसका सोर्स कोड लिखना होता है। और हम फिर चेक कर सकते हैं कि हमारी जो असेंबली है कितनी मैच हो रही है। तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से बाइनरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने बाइनरी डाउनलोड कर लिया हूँ ताकि मैं अपने लोकल सिस्टम में वर्क कर सकूँ। तो ये है। तो अगर इसका फाइल टाइप देखें तो ये 64 बिट ELF फाइल है। तो ये इतना समझ गया। अब कोई भी एक डिसअसेंबलर में हमें इसे ओपन करना है। मैं बाइनरी निंजा यूज़ करता हूँ क्योंकि वो मुझे तो ये बाइनरी निंजा में ओपन हो गई ये बाइनरी। अब मुझे सिर्फ मेन के डिसअसेंबली बनाना था, रिकन्स्ट्रक्ट करना था सोर्स कोड। तो मैं मेन में जाऊँगा। अब हमें सोर्स कोड बनाना है तो हमें इंस्ट्रक्शन जाना ही पड़ेगा कि समझने के लिए कि एक्चुअल में सी प्रोग्राम कैसा होगा, एक्चुअली C++। तो स्टार्ट करते पहले इंस्ट्रक्शन से। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये endbr, ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये हम सोर्स कोड में कभी लिखते नहीं है, ये कंपाइलर खुद से ऐड करता है। तो हम इसको अभी के लिए छोड़ देंगे, अगर बाद में लगा तो हमें वापस आना पड़ेगा, पर अभी के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद में ये इंस्ट्रक्शन पुश RBP, मूव RBP RSP और सब RSP। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 इंस्ट्रक्शन है, ये इसको हम फंक्शन प्रोलॉग बोलते हैं। तो फंक्शन प्रोलॉग मतलब क्या कि जब भी कोई फंक्शन हम कॉल करते हैं तो फंक्शन के खुद के कुछ लोकल वेरिएबल्स हो गए, तो उनको स्टोर करने के लिए हमें स्पेस बनाना पड़ता है जो कि हम बनाएंगे स्टैक में। तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रक्शन है सब RSP20, ये क्या कर रहा है कि स्टैक में स्पेस बना रहा है कुछ लोकल वेरिएबल्स के लिए। और ये जो स्टार्टिंग के 2 इंस्ट्रक्शन है ये क्या कर रहा है कि पुश RBP कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो पिछला फंक्शन होगा जिसने भी मेन को कॉल किया होगा उसके खुद के भी कुछ लोकल वेरिएबल्स हो गए, तो वो RBP उसका पिछला वाला स्टोर कर रहा है, ताकि जब ये फंक्शन मेन ख़त्म हो जाए और ये रिटर्न होगा तो उसके लोकल वेरिएबल फिर से रिस्टोर हो जाना चाहिए स्टैक में। ठीक है। अब ये तीनों के बाद सबसे पहले ही मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन ये आई। तो ये क्या कर रहा है कि RBP-14 में कुछ तो भी EDI मूव कर रहा है। तो अब ये क्या है? तो अगर कभी C में प्रोग्रामिंग या C++ में प्रोग्रामिंग किए होंगे तो एक चीज़ मालूम है हमें कि जो हमारा मेन का प्रोटोटाइप होता है वो क्या होता है, इंट मेन, इंट argc और कैरेक्टर पॉइंटर argv। इसका मतलब क्या कि जब भी मैं मेन को कॉल करूँगा तो जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो argc होगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो argv होगा। ठीक है। तो इससे क्या कि जो अगर फाइल टाइप देखें हम फिर से, तो यह है 64 बिट ELF फाइल। तो 64 बिट ELF फाइल का कॉलिंग कन्वेंशन ऐसा होता है कि जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो RDI में होगा, दूसरा RSI में होगा। अगर ये कंफर्म करना है तो ये एक साइट है जैसे कि x64.syscall.sh, इसमें भी दिया है कि जो arg0 मतलब जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो RDI में होगा, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट RSI में होगा, फिर RDX में। तो हमें पता चल गया कि जो मेन में जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो argc में होता है। तो मैं यहाँ पे मुझे पता चल गया कि हाँ जो पहला आर्ग्यूमेंट ये जो है वो EDI में होगा, तो ये है argc, मुझे पता चल गया। और दूसरा RSI में होता है, तो वो भी पता है कि सेकंड आर्ग्यूमेंट रहता है argv। तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा। रीनेम करने के लिए ये वेरिएबल पे क्लिक करके अगर मैं N प्रेस करूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हम वेरिएबल को रीनेम कर सकते हैं। अब ये दोनों मैंने रीनेम कर दिया। अब ये कंडीशन में आते, तो ये है कंपेयर हो रहा है argc और 2। तो कंपेयर हो रहा है मतलब कि ये इफ़ हो सकता है, वैसे तो फॉर लूप वगैरह के जो अंदर जो कंडीशन होती है वो भी हो सकती है, पर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये इफ़ है अभी के लिए। और क्या कंपेयर हो रहा है, argc और 2 हो रहा था, argc और 2 कंपेयर हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है वो पता करने के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जंप इक्वल। तो यहाँ पे ये चेक क्या कर रहा है कि अगर आर्क सी और 2 इक्वल होगा तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा, कि ये जो एरो दिख रहा है लेफ्ट ग्रीन वाला, ये यहाँ पर जाएगा। और अगर इक्वल नहीं होता है तो ये राइट में जाएगा, इस ब्लॉक में। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एड्रेसेस देखें तो ये जो जंप का एड्रेस है वो कितना है, 1220, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। और ये जो राइट वाला ब्लॉक है ये कितना है, 1222। मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शन है और ये जो राइट वाली ब्लॉक की पहली इंस्ट्रक्शन है वो असेंबली में अगर देखा जाए तो एक के नीचे एक होगी। और जो लेफ़्ट वाली है वो क्या है कि ये इसका एड्रेस 1254 है, मतलब कि ये इस इंस्ट्रक्शन से दूर होगी, इसलिए मैं जंप कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में कि इफ़ में हमेशा हमको जो कंडीशन यहाँ पर है, ये जो कंडीशन है इसका इन्वर्ट लिखना पड़ता है, इसका उल्टा लिखना पड़ता है। तो उसका उल्टा मतलब क्या है कि यहाँ पर जंप इक्वल हो रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल की जगह पे नॉट इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जो भी ये है जो राइट वाला ब्लॉक है फॉल्स वाला, वो इफ़ के अंदर आना चाहिए, वो अंदर लाने के लिए मुझे कंडीशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इन्वर्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी ये ब्लॉक है राइट वाला वो इसके अंदर होगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। अब इसको लिखना स्टार्ट करके तो मैं देखूँगा तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं RSI में कुछ तो भी एड्रेस लोड कर रहा हूँ और वो एड्रेस में ये स्ट्रिंग है, तो मतलब बाइनरी नेचर ने मुझे बता दिया। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर, और हमें दिखा कि RSI में मतलब कि सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा। अब RDI में मैं क्या मूव कर रहा हूँ, ये stdc एरर, तो मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ और ये पहला आर्ग्यूमेंट होगा क्योंकि ये RDI में। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ये एक्चुअल में शायद से कि ये आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर होगा। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि जब भी हम C++ में लिखते हैं तो ये ऐसा लिखते हैं कि बीच में आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर और यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम में लिखना है और क्या लिखना है। तो हमें पता चल गया कि हाँ कि मैं C एरर में ये स्ट्रिंग को लिख रहा हूँ। तो ये इतने इंस्ट्रक्शन का हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इसका रिटर्न वैल्यू है, तो रिटर्न वैल्यू क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन एंड होता है उसके बाद में जो कुछ भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रैक्स में स्टोर होता है, ये कॉलिंग कन्वेंशन के हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो रिटर्न वैल्यू है वो RDX में स्टोर कर रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इसका रिटर्न वैल्यू होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, RAX में मैं ये मूव कर रहा हूँ एंड L, और फिर क्या कर रहा हूँ RAX को RSI में मूव कर रहा हूँ। मतलब कि जो फिर से मेरा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है कॉल, तो मुझे पता चल गया कि हाँ कि ये आर्ग्यूमेंट सेट कर रहा है। तो RSI में मैंने क्या मूव किया, एंड L, मतलब कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, तो ये मैंने कॉपी कर लिया एंड L। और जो पहला आर्ग्यूमेंट रहता है RDI में, और RDI में क्या है, RDX। तो RDX में क्या था, हमने यही देखा कि इसका रिटर्न वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा एंड L ये इसके आगे होगा और इसके बाद फिर सेम वही होगा कि आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर कॉल कर रहा है। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होगा कि ये लाइन में कन्वर्ट हो रहा है कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ C एरर में ये स्ट्रिंग और एंड L मतलब कि एक न्यू लाइन प्रिंट कर रहा हूँ उसके बाद। तो ये यहाँ तक हो गया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉल कर रहा हूँ एग्जिट विद द आर्ग्यूमेंट EDI इक्वल टू 2। तो मैं एग्जिट कॉल कर रहा हूँ और 2। तो ये हो गया पूरा इफ़ के अंदर का। अब मुझे ये ब्लॉक हो गया, अब मुझे लेफ्ट वाला ब्लॉक देखना है जो कि एल्स वाला है। तो अब मैं यहाँ पर एल्स लिख सकता हूँ, पर एक्चुअल में ऐसा है कि अगर ये इफ़ के अंदर जाएगा तो ये डायरेक्टली एग्जिट हो रहा है, तो इसके आगे की जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो मुझे एल्स यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, पर जनरली एल्स होगा ऐसे कंडीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, आर्क को RX में मूव कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, RX को +8 कर रहा हूँ और डी रेफरेंस कर रहा हूँ। डी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका मतलब होता है डी रेफरेंस। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हो रहा है कि मैं argv ऑफ 1 ये हो रहा है इसका मतलब, क्योंकि +8 का मतलब इसलिए argv ऑफ 1 इसलिए है क्योंकि जो 64 बिट सिस्टम्स में जो एड्रेस होता है वो 64 बिट का होता है, मतलब कि 8 बाइट्स का, तो इसलिए +8 करना पड़ रहा है। जो argv है वो एक्चुअल में कहाँ पे पॉइंट करता है, स्टार्टिंग में वो argv ऑफ 0 में पॉइंट कर रहा है। तो मैं +8 कर रहा हूँ, मतलब कि इसको 0 की जगह पे 1 कर रहा हूँ, एक आगे बढ़ा रहा हूँ। और डी रेफरेंस किया, मतलब कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब वही होता है डी रेफरेंस। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि डी रेफरेंस करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया RDI में और कॉल किया A2I। तो हमें मालूम है कि RDI मतलब पहला आर्गुमेंट, तो और जो कि वो हमारा argv ऑफ 1 है, तो ये पास हो गया A2I में। ठीक है, तो ये A2I कॉल हो गया। उसके बाद में हमें ये भी पता है कि रिटर्न वैल्यू जो होती है वो EX या RX में होती है।
तो ये क्या कर रहा है कि जो भी ए टू आई का रिटर्न वैल्यू होगा ये कोई वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। अब जो ए टू आई फंक्शन होता है वो क्या करता है कि स्ट्रिंग लेता है और एक नंबर रिटर्न करता है। तो ये वेरिएबल का नाम हम नंबर दे सकते हैं क्योंकि वो नंबर रिटर्न करता है। तो ये मैंने क्या किया, जो भी रिटर्न वैल्यू हुई नंबर में स्टोर कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नंबर इक्वल टू ये, और इसका डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा मेरे को स्टार्टिंग में। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये इंट ही हो, ये हम आगे डिसअसेंबली पढ़ेंगे तो हमें समझेगा कि इसका टाइप क्या है। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मूव कर रहा हूँ 1 कोई तो भी एक वेरिएबल में। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये वेरिएबल क्या है, तो मैं अभी के लिए इसको नाम ऐसे ही दे देता हूँ टेम्प, कि कोई टेम्प वेरिएबल होगा जिसमें मैंने मूव कर रहा हूँ 1। तो फिर से यहाँ पे इंट टेम्प, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ टेम्प इक्वल टू 1। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके बाद में मैं कंपेयर कर रहा हूँ नंबर को 0 से। तो जो मेरा नंबर है और 0 को, तो कंपेयर है मतलब कि ये इफ़ होगा और नंबर और 0। अब कंपैरिजन क्या है कि जंप ग्रेटर है। तो हमें फिर से पता है कि अगर हमें लेफ़्ट वाले ब्लॉक पे जाना है तो ये है, और राइट वाले, और इफ़ में जब भी वो रहता है कि हमें उसका सोर्स कोड लिखना है तो ये कंडीशन इन्वर्ट हो जाती है। तो फिर से मैं कंडीशन इन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जंप वन ग्रेटर है तो उसका इन्वर्ट होगा लेस देन इक्वल टू। अब मुझे एक और चीज़ समझी, हाँ नहीं ठीक है, तो ये हो गया, मैंने कंडीशन इन्वर्ट कर दिया, और जो इफ़ के अंदर होगा वो हमारा राइट वाला ब्लॉक होगा। तो फिर से मैं होगा, तो ये सेम ही है ये वाले ब्लॉक के जैसा जो हमने देखा था। तो यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है कि ये स्टैंडर्ड एरर पे ये स्ट्रिंग को राइट कर रहा है। तो मैं जैसे का वैसे कॉपी कर लूँगा। पूरी इंस्ट्रक्शन सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समझ में आ रहा है हमें धीरे धीरे कि क्या हो रहा है। इसमें मैं ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ, डबल रहता है हाँ, और उसके बाद से फिर वही सेम कि RDX यूज़ कर रहा है और एंडल कर रहा है। तो फिर से मैं वही लिख दूँगा इसके आगे, और ये हो जाने के बाद फिर मैं कॉल कर रहा हूँ एग्जिट, और 2 उसको आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, तो एग्जिट 2। ये इतना हो गया। अब ये हो जाने के बाद अब ये वाले इसमें आऊँगा। फिर से मैं यहाँ पर एल्स लिख सकता हूँ, पर एग्जिट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब यहाँ का देखते हैं ये। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर जो है उसको EX में मूव कर रहा हूँ, EX को EDI मतलब कि पहला आर्ग्यूमेंट, और ये कुछ वियर्ड सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जो मुझे नहीं मालूम कि क्या है। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ और देखूँ तो ये अंदर में इंटरनली SQRT कॉल कर रहा है। तो मुझे पता चल गया कि जो भी मेरा नंबर है उसको मैं SQRT में पास कर रहा हूँ, कि मतलब मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ और नंबर पास करके। अब इसके बाद एक बहुत ही वियर्ड सी इंस्ट्रक्शन थी, अब इसको समझने की ज़रूरत नहीं है पर देख सकते हो नेट पे। पर इसका बेसिकली मतलब यही हो रहा है कि देखें तो ये जो XMM रजिस्टर जो 128 बिट रजिस्टर है, तो उससे मैं एक छोटे रजिस्टर जो कि 32 बिट रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ। मतलब कि क्या कि हो सकता है कि, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ जो EX है वो यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो SQRT है वो कोई बड़े डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल 8 बिट का कोई होगा, 8 बाइट का कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा जो कि हो सकता है डबल, और फिर मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ एक इंटीजर में। तो ये कुछ इंटीजर है, अभी मुझे भी नहीं मालूम कि ये क्या है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ रिज़ल्ट। ये बाद में चेंज हो सकता है पर अभी के लिए मैंने इसको नाम दे दिया रिज़ल्ट। तो फिर मुझे इसको अपने इसमें करना पड़ेगा स्टोर रिज़ल्ट, और यहाँ पे इंट रिज़ल्ट, क्योंकि मैं रिज़ल्ट में मूव कर रहा हूँ ये नंबर को। अब उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ रिज़ल्ट को 1 से और जंप लेसन। अब यहाँ पर फिर से मुझे समझा कि हाँ कुछ कंडीशन हो रही है, पर यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन नहीं होगी। अब इफ़ कंडीशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये ब्लॉक पे एक ऊपर से एक एरो आ रहा है जो कि ऐसा ये गोल सराउंड हो रहा है, मतलब कि ये एक लूप होगा। तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये कि कोई या तो एक फॉर लूप या एक वाइल लूप होगा। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये वाइल लूप है, और वाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीज़ें कंपेयर कर रहा हूँ, रिजल्ट और 1। तो मैं लिख दूंगा रिजल्ट और 1, और कंडीशन क्या होगी, लेस देन इक्वल। अब लेस देन इक्वल से हमें पता है कि वो यहाँ पे जाएगा, पर जो भी उसके अंदर है यहाँ पे आने के लिए वो वाइल के अंदर है, तो उसके लिए मुझे कंडीशन को इन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर से मैं करूँगा, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल का जो हमारा ऑपोजिट होगा वो होगा ग्रेटर। तो मैंने वो लिख दिया, और फिर जो भी वाइल के अंदर होगा वो राइट वाले ब्लॉक पे होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैं नंबर को EX में मूव कर रहा हूँ और फिर CDQ कर रहा हूँ। तो CDQ इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो भी नंबर EX में होता है वो उसको एक्सटेंड करता है EX CDX में। इसको अभी डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है,
और ऐसा ही समझ लो कि उसको सिर्फ ई एक्स ई डी एक्स में वो कर देता है, स्प्रेड करता है कि उसको वैल्यू को बड़ी कर देता है। कुछ कुछ केसेस में जब डिवीजन करते हैं तो हम सी डी क्यू उसके पहले कर देते ताकि आर डी एक्स ज़ीरो हो जाए, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि आई डी मतलब डिवीजन कर रहा है, और इसलिए फिर ये सेंस भी बनाते हैं कि सी डी क्यू कर रहा है तो उससे आर डी एक्स ज़ीरो हो जा रहा होगा, क्योंकि x86 में एक कंडीशन होती है डिवीजन की कि जब भी जो वैल्यू को हमको डिवाइड करना है तो वो ई एक्स में होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि जो आर डी एक्स है हमारा वो ज़ीरो होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे कि ये जो सी डी क्यू से आर डी एक्स ज़ीरो हो रहा है और ई एक्स में हमारा जो नंबर आ रहा है जिसको डिवाइड करना है, और फिर मैं वो नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ रिजल्ट से। तो मैं ये लिख लूँगा, तो नंबर डिवाइड बाय रिजल्ट लिख लिया। अभी डिवीजन होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ई डी एक्स है उसको ई ए एक्स में मूव कर रहा हूँ। तो डिवीजन के बाद में ऐसा होता है कि ई ए एक्स में बचता है क्वोशिएंट और ई डी एक्स में बचता है रिमाइंडर। तो एक्चुअल में ये डिवीजन नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में मॉड्यूलो ऑपरेशन हो रहा है कि मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ यहाँ पर और उसको ई एक्स में मूव कर रहा हूँ। मतलब अभी तक कोई भी वेरिएबल में मूव नहीं किया, ये सब रजिस्टर्स में ही हो रहा है, मतलब कि एक ही लाइन चल रही है अभी। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कंपेयर टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट का मतलब सेम ही कंपेयर ही होता है कि ये दोनों को एंड करेगा। और फिर क्या चेक कर रहा है कि जंप एंड नॉट इक्वल, जंप एंड नॉट इक्वल और जंप एंड नॉट ज़ीरो एक ही होता है, मतलब दोनों इंस्ट्रक्शन का मतलब एक ही होता है। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि मैं जो भी ये रिजल्ट आया डिवीजन का जो मॉड्यूलो है, अगर वो ज़ीरो है तो वो यहाँ पे जाएगा, और नॉट इक्वल मतलब नॉट ज़ीरो है तो वो ये लाइन जो ग्रीन वाली लाइन है वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि ये चेक कर रहा है कि ये रिजल्ट ज़ीरो है क्या। तो मैं लिख दूंगा कि इफ़ द डिविजन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे नॉट ज़ीरो है तो मैंने फिर से इन्वर्ट कर दिया तो इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से कुछ कुछ सेम ही चीज़ हो रही है। मैं नंबर को मूव कर रहा हूँ, सी डी क्यू कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ रिजल्ट से। तो मैं लिख दूंगा नंबर डिवाइड बाय रिजल्ट। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं ई डी एक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं ई एक्स यूज़ कर रहा हूँ और ये मैं टेम्प में ऐड कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे टेम्प को 1 किया था, अब मैं टेम्प में ऐड कर रहा हूँ ये जो भी है मैं ऐड कर रहा हूँ, टेम्प प्लस ये कर रहा हूँ मैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिजल्ट है उसको ई एक्स में लिया और ई एक्स को टेम्प में ऐड किया, मतलब कि सेम ही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ रिजल्ट, रिजल्ट मैंने ये कर दिया। और एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जब मैं ऐड कर रहा हूँ ई एक्स तो ये एक्चुअल में इन प्लेस ऐड हो रहा है। इन प्लेस ऐड हो रहा है मतलब कि क्या, ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पर तो ये एक्चुअल में प्लस इक्वल टू हो रहा है, क्योंकि मैं ऐड भी कर रहा हूँ और टेम्प में स्टोर भी कर रहा हूँ जो भी डिवीजन का क्वोशिएंट है, जो भी रिजल्ट आएगा डिवीजन का, तो मैं टेम्प में ऐड भी कर रहा हूँ स्टोर भी कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि रिजल्ट ई एक्स में ले रहा हूँ और वो भी मैं टेम्प में ऐड कर रहा हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस हो गए, तो टेम्प प्लस इक्वल टू रिजल्ट, एक्चुअल में ये इसका मतलब ये हो रहा है। और ये जब हो जाता है उसके बाद मतलब कि ये जो इफ़ का जो एल्स रहेगा, एक्चुअल में ये एल्स नहीं रहेगा क्योंकि ये ब्लॉक से भी जा रहा है और ये ब्लॉक से भी जा रहा है, मतलब वो एल्स नहीं होगा, जो इसके नीचे है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिजल्ट को सब कर रहा हूँ 1 से, मतलब कि मैं रिजल्ट माइनस माइनस कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये हो रहा है यहाँ पर। और फिर मैं जंप कर रहा हूँ कहाँ पे, लूप के स्टार्टिंग में, मतलब कि ये मेरा लूप ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब ये लूप ख़त्म हो गया तो अब मुझे लेफ़्ट वाला ब्लॉक देखना है। अब ये हो गया तो मैं यहाँ पर आऊँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ई एक्स में टेम्प को मूव कर रहा है और उसको कंपेयर कर रहा है नंबर से। तो मतलब यहाँ पे कुछ कंपेरिजन है, इफ़ नंबर और सॉरी टेम्प और नंबर, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जंप एंड नॉट इक्वल, तो फिर से मुझे इन्वर्ट करना है। हमें पता है कि इफ़ के अंदर हमें इन्वर्ट करते हैं, तो इन्वर्ट करूँगा नॉट इक्वल, मतलब कि इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। और इन्वर्ट किया तो मुझे राइट वाले में जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड आउटपुट में परफेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ। ये हमें ये पैटर्न तो पहले ही समझ में आएगा कि ये जो 3 4 ये इतने लाइन्स का ये पैटर्न में ये क्या कर रहा है कि ये स्ट्रीम पे ये स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और उसके बाद में फिर एंडल प्रिंट करेगा उसके आगे। तो हमें पता चल गया। तो ऐसे पैटर्न्स बस हमें रिकग्नाइज करते जाना है और लिखते जाना है। सी आउट में लिख रहा था और ये परफेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा था और उसके बाद में एस टी डी एंडल, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रहा है
कि ये मूव इनटू EAX 0 और जंप हियर, और यहाँ पे जंप करने के बाद क्या हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है। तो मतलब कि ये पता चल गया कि ये EAX में 0 कर रहा है, मतलब कि ये एक्चुअल में इसका मतलब होगा रिटर्न 0, क्योंकि हमें पता है कि जो भी रिटर्न वैल्यू होती है वो EAX में होती है। तो EAX में मैंने 0 किया, मतलब कि वो रिटर्न 0। अब अगर वो इफ़ कंडीशन में नहीं जाता है तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर फिर से एल्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न का मतलब यही होता है कि एग्जीक्यूशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये फंक्शन का। तो एल्स देने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न सेम ही है, सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट प्रिंट हो रही है। तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, और std सी आउट पे राइट कर रहा है ये, और उसके बाद में std हैंडल, और यहाँ पे देखा जाए तो EX में 1 कर रहा है और इसके बाद पे रिटर्न में कॉल कर रहा है। तो फिर से रिटर्न 1, यहाँ पे रिटर्न 1 कर रहा है। अब ये हमारा हो गया पूरा प्रोग्राम, सिर्फ हेडर फाइल्स छोड़ के। हेडर फाइल्स हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी डी है, हाँ। अभी हमारा सोर्स कोड फिर से क्रिएट हो गया है, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि बराबर है क्या। तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पर साइड में पेस्ट कर दूँगा और कंपाइल प्रेस करूँगा। अब ये मुझे बताएगा कि कितना % हमारा कोड सही है और कितना % गलत है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है -2 + 3, मतलब कि कुछ तो भी एरर्स आए हैं कि बराबर नहीं हुआ, और ये कोई तो भी एक वियर्ड इंस्ट्रक्शन में हुई है जो कि SQRT में हुई। तो ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया था मुझे एज अ बिगिनर, तो बहुत ही हार्ड होगा ये करना। मुझे पहले ऐसा लगा था कि यहाँ पर शायद से इसको टाइपकास्ट करेंगे डबल या इंट वगैरह कुछ करेंगे तो ये एरर चले जाएगा, पर एक्चुअल में उससे भी नहीं गया। और फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे फिर पता चला कि अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ कि यूजिंग नेम स्पेस std, तो इससे ये एरर चले जाता है। पता नहीं ये ऐसा क्यों होता है, पर ये कुछ एक डिफरेंट ही बिहेवियर है। और अगर मैं जैसे ये यूज़ करता हूँ तो ये मेन 0 मतलब कि हमने जैसा कि वैसा सोर्स कोड फिर से क्रिएट कर दिया। और स्कोर भी देखो तो पूरा 100%, मतलब कि हमारा जो मैच हुआ परफेक्ट है पूरा। तो हाँ, ये वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि कैसे हम बाइनरी को सोर्स कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ना सोर्स कोड ना रहते हुए भी हम बाइनरी को देख के कैसा को रिलेट कर सकते हैं असेंबली में। एज अ बिगिनर ये बहुत हार्ड होता है, पर ये स्किल हर रिवर्स इंजीनियर को सीखना ही पड़ता है, ये हार्ड प्रोसेस। अगर इसमें और डीप पढ़ना है, पहले तो ये साइट पे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसको तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें और सॉल्व करो। जैसे C++ से गो आता होगा तो गो का भी कर सकते हैं, रस्ट है। अगर ये टॉपिक मतलब इसमें और थोड़ी प्रैक्टिस करना है तो क्या कर सकते हैं, तो ये एक टूल है godball.org करके एक साइट है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा टूल है हमें अगर यही कोरिलेशन अगर सीखना है। यहाँ पर क्या है कि मैं लेफ्ट में हमारा कोड लिख सकते हैं, हम जैसा C में लिख सकते हैं। ये इतने सारे लैंग्वेजेस है, इसमें से कोई भी एक इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कोड। और ये राइट में क्या बताता है कि राइट में हम कोई भी कंपाइलर सिलेक्ट कर सकते हैं, GCC है, क्लैंग है, ARM है, कोई भी कंपाइलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर वो क्या करता है कि हमें डिसअसेंबली प्रिंट करके देता है। अब ये तो कोई भी डिसअसेंबलर भी करता है, पर इसमें एक चीज़ ये अच्छी है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हवर करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये कौन से इंस्ट्रक्शन है। तो हम एक्चुअल में जो टास्क में हमने किया वो सेम यही चीज़ किया कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज़ है और उसको C में कन्वर्ट करें कि क्या हो रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पर हवर करता हूँ, इसके ऊपर माउस करता हूँ, तो ये बताएगा कि कौन से इंस्ट्रक्शंस है, ये कौन से इंस्ट्रक्शंस है, ये कौन से इंस्ट्रक्शंस है। तो इससे हमें बाइनरी का कोरिलेशन मिलता है कि C सोर्स या C++ सोर्स कैसे कन्वर्ट होता है। तो वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।